नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 सितंबर को 71st BPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और इसका क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे है और इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम एनालाइज करने वाले हैं और इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर की हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले भी 70th BPSC में मैंने जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराया था उस आंसर की में सिर्फ 2 क्वेश्चंस में बदलाव हुए थे। इसके अलावा वैसे तो कोई भी कोचिंग या फिर YouTube चैनल यह मानने के लिए यह मानता ही नहीं है कि उनकी आंसर की में कुछ गलत हुआ है। फिर भी अधिकतम आंसर की में 7 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा ही गलत थे। लेकिन मैंने जो आंसर की आपको 70th में दिया था उसमें 2 क्वेश्चंस में बदलाव हुए थे, वो भी ओपिनियन बेस्ड था। इस आंसर की में भी मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो भी चीज़ें इस आंसर की में ढूंढी है या तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से है या फिर इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से है या फिर जो भी चीज़ें मतलब जिस पर आप रिलाई कर सको, रिलायबल सोर्सेज से आंसर की को बनाया है। कुछ आंसर्स मेरे वेरी कर सकते हैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर यूट्यूब चैनल से, लेकिन मैंने जो आंसर की बनाया है उसमें जो मेरी रिसर्च है वो पूरी तरह से 100% रिलायबल आप बोल सकते हैं। जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ ओपिनियन बेस्ड चीज़ें हैं, उसको भी मैं बता दूंगा कि इस आंसर में कुछ और भी हो सकता है। ये जो एग्ज़ाम हुआ 71st BPSC प्रीलिम्स का, उसका मैंने फर्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। पेपर सही में मॉडरेट टू टफ लेवल का था। हालांकि जैसे जैसे आप आंसर्स देखते जाएंगे आपको पेपर धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनके आंसर्स गलत होते हैं धीरे धीरे। पहले अगर वो 90 पे हैं तो अगर वह बाद में मेरे आंसर की से मिलाएंगे तो उनके 2-3 और मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे में ये होता है कि बहुत सारे लोग जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन अभी कर देते हैं एग्ज़ाम के जस्ट बाद, उसमें जैसे बहुत सारे लोगों ने कल ही एग्ज़ाम हुआ और कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर दिया। ना आपके पास कोई डेटा है ना कोई सोर्स है, आप कैसे कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। मैं कट ऑफ की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। ये जो वीडियो होगी मे बी मोस्ट प्रोबेबली आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि मैं जब तक एक सर्वे ना करा लूँ, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस होगा पूरी तरह साइंटिफिक एनालिसिस होगा। नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, क्या क्या फैक्टर्स रहे, एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टी का लेवल होता है वो अलग होता है। जो लोग एसी के रूम्स में बैठ के जो है अपना एनालिसिस देते हैं उनका एनालिसिस बहुत ही अलग होता है उनके हिसाब से। तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो को देखा कि कैसे वो लोग कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो कट ऑफ को 98 बता दिए, 99 बता दिए। मुझे समझ नहीं आता है कि कौन से हिसाब से उन्होंने इस तरह के कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। सिर्फ रूम में बैठ के बिना एग्ज़ाम दिए, बिना मेहनत किए और इतने सारे डेटा जो एग्ज़ाम में आए थे, उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए वो एग्ज़ाम हॉल में करना कितना मुश्किल होता है ये कोई बैठ के नहीं बता सकता है। तो फ़िलहाल मैं आता हूँ इसके आंसर की पर। मेरे पास बुकलेट सीरीज़ H है। अगर आपके पास कोई और सीरीज़ है तो आप क्वेश्चन नंबर से मैच कर लेंगे। जैसे इसका 1 नंबर क्वेश्चन आपके किसी और में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, उस हिसाब से आप मैच कर लेंगे, आप उसको मिला लेंगे आप क्वेश्चंस देख के। इस वीडियो के बाद आपको कोई और आंसर की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक। जब मैं लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा था और जब एएसओ का पेपर में
HDI पूछा गया था तो मैंने आपको बोला था कि एक बार HDI आप देख के जाएं, ठीक है। आप एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमने वेदिका पथ सीरीज़ चलाया 100 डेज़ का, पहली बात तो ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, ठीक है ना। इसमें मैंने मोस्टली चीज़ें पढ़ाई नहीं, मैंने सिर्फ गाइड किया आपको, आपके डेली रूटीन में आपको वो चीज़ें इंक्लूड कराया, आपको आदत लगाई कि आप 10 घंटे पढ़ सके। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि जो आपका लेवल था इस वेदिका सीरीज़ के बाद आपका लेवल क्या है। बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें लोगों ने थैंक यू बोला है इस वेदिका सीरीज़ के लिए, क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि सबके मार्क्स जो है उसी लेवल के आए होंगे, लेकिन आपका जो पहले अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते, ठीक है, या 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते, इस सीरीज़ के बाद आप 100-120 क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर पाए होंगे और काफ़ी अच्छे से कर पाए होंगे। इसके अलावा इस पेपर में हमें कोचिंग का फेल्योर्स दिखता है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी है किस कोचिंग को ज्वाइन कर ले। मेरा हमेशा जवाब रहता है आप कोचिंग को ना बोले, आप खुद से सेल्फ स्टडी पे तैयारी करें, अपना एक मेंटर चुनें, ठीक है, कोई 1-2 यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। कोर्स लेना है तो कुछ सब्जेक्ट्स का ले, लेकिन आप पूरी तरह कोचिंग पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। इस पेपर ने प्रूव किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर एज इट इज़ नहीं आ सकते हैं। मैं आपको चिल्ला के बोलता था कि आप टेस्ट सीरीज़ ना लें। टेस्ट सीरीज़ जो है, आप जितने भी टेस्ट सीरीज़ देखेंगे सबका फेल्योर हुआ है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वास्तव में, ठीक है, उस लेवल का है ही नहीं जिस लेवल का आयोग पेपर बनाता है। तो इससे बेटर है, टेस्ट सीरीज़ लेने से बेटर है कि आप रिवीजन करें। जितना टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया होगा उससे ज़्यादा तो क्वेश्चन मुझे लगता है लूसेंट से आगे होंगे, या फिर किसी जीके की बुक से आ गए होंगे। तो आप क्यों नहीं लूसेंट और जीके को ही रिवाइज करेंगे? उतना तो PYQ से आ गया होगा। अगर आपने घटना चक्र को पढ़ा होगा जितना मैंने कराया है आपको घटना चक्र में, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एज इट इज़ रिपीट थे, नियरली 40 से 50 क्वेश्चन तो PYQ से आपको दिखते हैं इस पेपर में। हालांकि उतने ही क्वेश्चन ईजी भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम लोग ये डिस्कशन शुरू करते हैं और आप आराम से बैठ जाइए और साथ साथ मिलाते जाइए। UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में बता दिया है कि 58.6 वर्ष थी। 2023 में यह कितनी हो गई है? 2023 में ये हो गई है, तो आपका ऑप्शन A करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर है B, पेरिस। जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की वहीं एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा क्वेश्चन, 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? ठीक है, एक तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है 10 मार्च 2024 का, एक तरीके से करंट अफेयर है। अगर आप 10 मार्च 2024 के करंट अफेयर, उसके बाद 57वां जो है ऑस्कर प्राइज़ मिल चुका है, एकेडमी प्राइज़ मिल चुका है, तो ऐसे में पुराना क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं लगता। ऐसे में बस पुराना करंट अफेयर पूछ के परेशान किया गया है, ठीक है। तो एमा स्टोन को एक्चुअल में 2 बार ऑस्कर मिला है, एक बार लाला लैंड के लिए, एक बार लेकिन इन्होंने पार्टिकुलरली पूछा है कि 96वां अकादमी पुरस्कार, तो आंसर होगा पुअर थिंग्स। हालांकि उनको लाला लैंड के लिए भी मिला है, लेकिन लाला लैंड एक ओल्ड मूवी है, उनको पहले मिला था। 2024 में एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका कक्ष एक्सप्रेस। एक बार फिर से ओल्ड क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 का न्यूज़ है। ओल्ड इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड भी आ चुके हैं अगस्त में। तो ऐसे में जब 71st है आपके पास, तो आप रिसेंट पूछिए, आप ओल्ड पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस व्यक्ति
यह संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। व्यक्ति भी पूछा है यह संगठन, ऐसे में आपका दिमाग एक बार तो ब्लिंक करना चाहिए था। वैसे भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में ये तो लगभग हर कोई पढ़ता है। तो फुंतसोकर्मा रूरल डॉक्टर मूवमेंट एक ये, और मियाजिकिया हायाओ, यानी तीनों को मिला है। तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर आपको एक नाम पता भी है तो भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक काफ़ी डेंजर ऑप्शन है, काफ़ी खतरनाक ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता है एक ऑप्शन के बारे में भी तो फिर आपको गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी सही है। और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, यह भी सही है। तो A, B, C तीनों सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक डी आंसर है। इसका सोर्स मैंने PIB से देखा है, और PIB में जो है ये वर्ड ही लिखा हुआ है, निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार की रणनीति की ओर। ठीक है, तो PIB, तो ये इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की यहाँ पढ़ना है स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? अगर आप F-35 लाइटनिंग 2 की बात करें तो ये अमेरिका की है। इसी को इंडिया ने मना कर दिया था कि ये जो है अब हम नहीं खरीदेंगे। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन ये स्वदेशी है, तो ये अपना आंसर होगा। उन्नत टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ये भी आपका स्वदेशी है, ये दोनों DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे में आंसर आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको अर्जुन पता है, ATAGS नहीं पता है, तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे के दिन मनाया जाता है? हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे, इतने सारे डे हम पढ़ते हैं, उसमें एक नया डे हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे, अब कैसे कोई याद रखेगा? तो ऐसे में इसको एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं। आंसर है 27 जनवरी। ये सब क्वेश्चन कट ऑफ में काउंट नहीं होता है। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि इंडिया के किसी राइटर को अगर कोई प्राइज़ मिलता है इतना बड़ा तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और आंसर है इसका हार्ट लैम्प। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई है, कौन सी शामिल नहीं है? मैंने कितनी बार कहा था, नहीं वर्ड पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत को मिला है इसमें रावी, सतलुज और ब्यास नदी, 3 नदी भारत को मिली है। तो 3 नदी जो है भारत को मिली है, और इधर तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। UNDP द्वारा विकसित, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत सारे UNDP की वेबसाइट को चेक किया, लेकिन वहाँ पर CPM के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन एक वुमेन ऐड करके एक वेबसाइट है जो इंटरनेशनल वेबसाइट ही है, वहीं से ये क्वेश्चन को सीधे उठाया गया है, सेम टू सेम लाइन मैच करती है। तो CPM में तो जो मैं आंसर बताऊंगा वही आपके लिए सही होगा। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। सेम लाइन लिखी हुई है, इंग्लिश में सेम लाइन है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, ये भी सही है। वैसे भी आप एक चीज़ तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे कि पुरुष निरक्षरता तो कभी गरीबी का मापक हो ही नहीं सकता हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम किस में, महिला में। तो महिला और पुरुष दोनों था, तो 3 को तो आप ऑप्शन से हटा ही देना चाहिए था। जब 3 हट जाता तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी हट जाता, और एक अपने आप सही हो जाता, और 4 हो नहीं सकता है, तो 1 और 2 आंसर हो जाते। सिर्फ पुरुष निरक्षरता को देख के ही आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? एक बार फिर से नहीं है तो पेट्रोलियम उत्पाद तो है ही, लोहा और इस्पात है ही, बासमती चावल नहीं है। बासमती चावल जो है शीर्ष 10 वस्तुओं में नहीं। हालांकि खाद्य पदार्थ सीरियल्स जो है, सीरियल्स हैं टॉप 10 में, लेकिन बासमती चावल एज पार्टिकुलर नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, बिल्कुल गलत है। अगला जो है देश सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है, ये भी गलत है। और सबसे अधिक वृक्षावरण, यहाँ वृक्षावरण इम्पॉर्टेंट था, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, सही है। उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है, बिल्कुल सही है सी। क्यों? क्योंकि राजस्थान देख के आप डर गए होंगे कि राजस्थान में इतना वृक्ष कैसे हो सकता है। जहाँ वृक्ष नहीं होगा वहीं तो लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत वृक्ष लगाए गए हैं, तो वृक्षावरण है, यहाँ जंगल नहीं है रेगिस्तान की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं एक टफ क्वेश्चन मानता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में आते हैं कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। जब भी हम पढ़ते हैं तो वैश्विक निर्यात में पढ़ते हैं, वैश्विक निर्यात में निर्यात, लेकिन यहाँ सेवा के निर्यात में क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया गया है और इसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड की सबसे अधिक हिस्सेदारी है सेवाओं के निर्यात में। क्वेश्चन नंबर 15, आपका यूविन पोर्टल के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यूविन जो पोर्टल है आपका, जब कोविड-19 आया था उस टाइम ये पोर्टल काफ़ी चर्चा में था, लेकिन इसमें भी पूछा है सही नहीं है। तो क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। अगर आपने टीका लगवाया होगा कोविड का तो आपको पता होगा कि ई टीकाकरण कोविड वाला इसमें है, तो ये सही ऑप्शन है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद ये माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? यह आंसर है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIOUA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? आंसर होगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान के ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे, पूछा मैनुअल दावे निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा को प्रस्तुत करते थे? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपको दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, सही है। दुनिया में 7वां बड़ा है, गलत है, चौथा सबसे बड़ा है। और 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे कारण कमी आई है, गलत है, ये बढ़ाई है, तो आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? जम्मू कश्मीर भी इसका आंसर है, हिमाचल प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन उपरोक्त में से एक से अधिक यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में PAT योजना है, मिष्टी योजना है, लाइफ पहल है और NCAP है। अगर आपको एक भी पता होगा तो आप क्वेश्चन को बना के ले जाएंगे, और अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि लाइफ पहल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है, इसको अगर आपने COP26 पढ़ा होगा
तो इसमें पता होगा कि COP26 के दौरान ग्लासगो में इसको लॉन्च किया गया था। तो सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा सी। कोई और भी मैच करा लेते हैं कि एनकैप यानी डी जो है वो 2019 में लॉन्च की गया था, एनकैप, ठीक है, एनकैप। या फिर मिष्टी, अगर मिष्टी की बात करें बी ऑप्शन, तो ये बजट में पेश किया गया था 2023-24 के। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको एक के बारे में भी पता है, जो सबसे आसान लाइव पहल है, बार बार आता रहता है, ये COP26 में इसको लॉन्च किया गया था। एनकैप में भी, एनकैप में 2019 का जो है, आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्तर की रणनीति और ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम दोनों राष्ट्रीय है, तो ये भी आप मैच करा सकते थे। वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट, ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है, यही सबसे नई रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें जो है, जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं तो वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। बिल्कुल ये सही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो मतलब सर जो है वो ग्रामीण महिला का बढ़ा है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी बल राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। ये गलत है, लगभग 55% है इसका डेटा। कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी कम हो गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंसर हो जाएगा ए, 22 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 में जो है, निम्नलिखित में क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो आप जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन इस नीति से पहले बन चुका है। तो ऐसे में अटल इनोवेशन मिशन को यूपीएससी ने पहले पूछा है, ये नीति आयोग का है, नीति आयोग द्वारा बनाया गया था अटल इनोवेशन मिशन। तो ये इसका परिणाम नहीं है क्योंकि ये इससे पहले ही बन चुका है। इसके बाद है 24, क्वेश्चन नंबर 24। एमएसएमई जो है उद्योग की हिस्सेदारी 21-22 में कितनी थी, सॉरी 20-21 में कितनी थी और 22-23 में कितनी हो गई है? आंसर है 27.3% से 30.1%। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना था कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा चाइना है। दूसरा ऑप्शन कट गया। जब दूसरा कट गया तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी कट गया। इसके बाद हमारे पास एक अपने आप सही हो गया, तो ये आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन पे हम लोग बस विचार करेंगे कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। 25 तक हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पे अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के मिशन दक्ष का जो एम पूछा है, प्राइमरी एम वो है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27, युवा ढांचा जो है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत युवा ढांचा में क्या घटक नहीं है? एक बार फिर से नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी अब पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना क्यों होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, देखिए, मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% बढ़ी है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बिहार में जीएसवीए में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6 है, बिल्कुल सही है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का 4.6%, ये भी सही है। तो बी सी जब दोनों सही हो गया तो हमारा आंसर हो गया डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में युवा जनसंख्या का अनुपात 2041 में काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वहाँ से ये स्टेटमेंट उठाया गया है। इसके बाद जो है बिहार का जननांकीय लाभांश, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बिहार तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन, ये भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। बिहार का जननांकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। अगर हमको नहीं पता है
तो तीसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे कि बिहार में बुजुर्ग आबादी भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जब इससे बता सकते हैं कि जब हमारा ऑप्शन ए सही है, युवा जनसंख्या बढ़ रहा है, सॉरी युवा जनसंख्या घट रही है, युवा जनसंख्या जब घट रही है तो जननांकीय लाभांश चरम पे कैसे हो सकता है? जननांकीय लाभांश तो चरम पे तब होता है जब युवा जनसंख्या ज़्यादा होती है। यहाँ युवा ही घट गया तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। PLFAS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है, तो गलत है। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है और अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायक के काम करते, तो सही है। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र, जब द्वितीय क्षेत्र है ही नहीं तो अधिकांश महिला कहाँ से कार्यरत होगी? तो आंसर बी, 30 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का महान्यायवादी क्या करता है? राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। PYQ से ये सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें आप देखेंगे 33 जो है आपका क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे कि आपका वन्य जीवों की सुरक्षा तो है ही, क्योंकि वन्य जीवों पे दोनों कानून बनाते हैं और मूल्य नियंत्रण पे भी दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन आय और इस पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो ग्राम पंचायत में तो है, तो ये आंसर नहीं होगा। समान नागरिक संहिता नहीं है, ये आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये गांधीवादी सिद्धांत है, तो ये आंसर नहीं होगा। काम का अधिकार जो है नहीं है, तो ये आंसर होगा। तो आंसर हो गया 2 और 4, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36 पे। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, सही है। यहाँ पर आपको 77(3) जो आर्टिकल है उसका आपको सहारा लेना चाहिए, तो आंसर 2 है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि डी आंसर दिया है, लेकिन केवल 2 इसमें सही है। और अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, गलत है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी और अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, सही है। द्वई भाषा में होते हैं। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, गलत है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। यह आर्टिकल 212 में लिखा हुआ है कि प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं, तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 पे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, क्योंकि औचित्य को ध्यान में रखना क्या है? सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। विद्यमान सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताएं का अवरोध न हो। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है नज़रअंदाज, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। सामाजिक हित बेहतर नहीं है, बेहतर है, ठीक है। तो आंसर है हमारा केवल 1 सही है, केवल 1 सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? वो है आपका संसद की विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत से है, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत घटिया है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उस हिसाब से जो है इसमें अगर आप बात करें तो सिर्फ डी सही नहीं पूछ रहा है, सिर्फ डी गलत है, बाकी सब सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, सदन का नेता अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि सदन का नेता जो होता है वो
क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, अगर वो लोकसभा से चुने गए हैं तो। इसके बाद 41, क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। देखिए, जब भी कोई सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए तो अगर वो चीज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होते हैं। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों के निर्यात से बिल्कुल सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है। तो 42 का आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है भारत जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ये जो वर्ड है ना, पार्टिसिपेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पंचायती राज के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, निंदा प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है 45 नंबर, कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। वैसे राज्यों के बीच विवाद ये नहीं होगा, केंद्र और राज्य के विवाद नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ठीक है, संविधान का उल्लंघन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, ठीक है, तो जो मोस्ट करेक्ट है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, 45 का सी आंसर होगा। 46वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था, यह लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग है। इसके बाद है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था। आप ये चीज़ ना आप कर सकते हैं कि हरदयाल होगा, क्यों होगा हरदयाल, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा तो लंदन में ही रहते थे। ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था, ये थे थियोडर बैक, ठीक है, थियोडर बैक। इसके बाद है द यंग इंडिया, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मैचनाट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड जीरो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, जो 9/11 हुआ था उसी से रिलेटेड है ग्राउंड जीरो। इसके बाद है 54, क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है, यह है क्रा स्थल डमरू मध्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, लडंग संदर्भित करता है एनसीईआरटी, ये सवाल है। स्थानांतरित कृषि, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, एक बार फिर एनसीईआरटी का सवाल है। भारत का बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है, देवप्रयाग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन। एक तो मैंने एक वीडियो में आपको जो है कमेंट करने के लिए भी बोला था इसके बारे में। मेरठ में किस आइटम को, किस शिल्पकला को जीआई टैग मिला है, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2013 में ये जीआई टैग मिला था कैंची को। वैसे शिल्पकला के नाम को आप देख के कैंची लगा सकते थे क्योंकि इसमें सजावटी सामान आते हैं। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, यह शिमला। हालांकि ये पुराना नाम है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, बट ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक क्या है, झील है। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, वाल्मीकि एक है। इसके बाद कैमूर भी हो सकता था लेकिन कैमूर इसमें ऑप्शन में है नहीं, फिलहाल एक ही है वाल्मीकि नेशनल। निम्नलिखित में कौन सा बिहार राज्य का राज्य पशु है, बैल आंसर होगा। क्वेश्चन, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई है, 2014। क्वेश्चन नंबर 67, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संपूर्ण भारत का 95% पायराइट उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सोना पाया जाता है, जमुई जिला। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय। मॉनसून देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 71 से साइंस शुरू होता है, आपको बताता हूँ।
जब हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, जब हम उसको नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो अपोजिट में एक सीमांत घर्षण बल लगेगा, वो होगा उस बल के बराबर। अगर बल 200 न्यूटन का है तो सीमांत घर्षण बल भी 200 न्यूटन का होगा। एक ट्रक जो है विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे के नियत त्वरण से ढुलकना शुरू करती है। ये कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट है, नियत है। इसके बाद 20 सेकंड में 400, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप लगाते हैं तो s आपका 400 है, u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए विराम अवस्था से तो u 0 है, तो हाफ a और t है 20 सेकंड, तो 20 गुने 20, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 800 बराबर 400a, तो a की वैल्यू आ गई 800/4 यानी 2 आ गई, 2 a की वैल्यू 2 आ गई। अब ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो बल कितना होगा, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 7 टन यानी 7000 इंटू एक्सेलरेशन 2 बराबर 14000, ये बल लगेगा 14000। डी आंसर है, तो डी ऑप्शन में इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे। हालांकि मैं सीधा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अगर 7 टन था द्रव्यमान और बल पूछ रहा है तो फोर्स बराबर होता मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर मास 7 है तो आंसर 7 के ही मल्टीपल में होगा। देखिए 7 से सिर्फ ना 14 में ही डिवाइड हो रहा है और कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर ऐसे भी डी ही होना था। किसी घर में एक महीने की ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है। 250 यूनिट का मतलब है एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh, 1 kWh। तो किलो का मतलब क्या है, 1 गुने किलो का मतलब है 10⁻³ और आवर का क्या मतलब है, आवर का मतलब है आपका सेकंड में आपको बदलना है, तो 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं, तो इंटू 10⁻³ इंटू 60 × 60, तो ये सब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9 × 10⁸। आंसर हो जाएगा सी। आंसर 73 का आपको आंसर हो जाएगा सी। 74 क्वेश्चन नंबर 74, किस माध्यम में ध्वनि की चाल हमेशा सॉलिड में ज़्यादा होती है, ठोस में ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में, तो आंसर स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। कुछ भी कम हो, स्थितिज ऊर्जा अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और दोनों मिलके हमेशा कांस्टेंट रहता है। कभी भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो सकता है, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76, बैलों की एक जोड़ी खेत चलते समय फोर्स जो है आपका 140 न्यूटन का है, और आपका जो जोता गया खेत लंबाई जो है वो 15 मीटर है, तो कार्य बराबर हो जाएगा फोर्स Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा। तो F की वैल्यू 140, S की वैल्यू 15 और cos यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है तो 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2100 जूल। 2100 जूल 76 का सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। एनसीईआरटी में जो पीछे जो क्वेश्चन दिया रहता है एमसीक्यू, वहाँ से सीधे ये क्वेश्चन उठाया गया। ये सारे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है वहाँ से सीधे उठाया गया है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो 78 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए P बराबर होता है VI, तो ये हो गया। अगर V को कांस्टेंट रखे, I को लिख दे V/R, तो आंसर हो जाएगा V² R, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। P बराबर VI में I को चेंज नहीं करे और V को लिख दे IR गुने I बराबर I²R, ये भी ऑप्शन आ जाएगा। 3 ऑप्शन आ गया, ये आंसर नहीं होगा, सीधे ये क्वेश्चन ही वहाँ से उठाया गया है। 78 क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, लघु पतन के समय विद्युत, ये भी सेम क्वेश्चन वहीं से बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज। 01N HCl समाधान का pH मान है, 01N है, तो जो HCl है वो पूरी तरह एसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में, एक्वस है तो ठीक है। तो ये जो है 100% एसोसिएट होता है, इसलिए 0.1N का जो मोलरिटी होगा वो 0.1 m होगा, एसोसिएशन फैक्टर 1 है इसका। इसलिए जो pH वैल्यू होगी, pH वैल्यू उसका मान होता है -log H+।
तो माइनस लॉग और 0.1 को लिख सकते हैं 10 पर पावर -1 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो गया 1, बी आंसर हो गया। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में क्या हो सकता है? यूरोपियम डोप्ड सेंट्रल्यूट एलिमिनेट, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि कुछ न कुछ आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर एक ही जगह आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, कार्सिनोमा के उपचार। प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ निरोधक गोलियों के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेबेनोग्रिल स्ट्रेल, इसका उपयोग आपको किया जाता है। 86, तेल का गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में जो आप रखेंगे तो चूँकि इसका जस्तीकरण हुआ रहेगा, तो जस्ता रहेगा, तो जिंक जो है तेल के साथ एक तो जहरीला यौगिक बनाता है, तेल की गुणवत्ता को कम करता है और जंग भी लगाता है। तो ऐसे में उपरोक्त तो सभी 86 का डी आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, PHBB का फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेडेट। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। 89 का आंसर हो जाएगा डी। 90, शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच, तो वो कभी कभी जो है परजीवी के तौर पे से चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा IgM। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी है IgM। ये सब हार्ड क्वेश्चन है। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो आपको बताया था कि BPSC में जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहे डेफिनीशन में, तो वो जो है वो आंसर होगा। लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, यही हमारा आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा नॉनसेंस कोडन है? तो 93 का हो जाएगा UUU। तीनों एक जैसे हैं। विलुप्त होने वाले खतरे में पड़ी प्रजाति कहलाती है लुप्तप्राय। 90, कौन सी खरीफ फसल है? तो कौन सी खरीफ फसल आपको लग रही है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम, आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताया था। जौ मतलब जल और फ्लोएम मतलब फूड, तो पानी और जो घुले हुए खनिज। 97, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उद्योग की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो पहला व्यक्ति है वो है AP कोंडोले। 98, आम का जो हम भाग खाते हैं वो है मध्य फल वित्ती। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बी आंसर हो जाएगा। 99 का बी। 100, माइक्रोजिया संबंध में पौधों को लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, डी आंसर हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन था तो ये आपको देख के मार देना था। 121, कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के बीच किसी भारतीय समूह को शामिल करने का बेचैनी को बल दिया? साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 102 का हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद 103, या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अभियान में मर जाएंगे, डू एंड डाई का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। ग्वालियर टैंक से भाषण दिया था महात्मा गांधी ने। इसके बाद क्वेश्चन है 104, किसने बांटो और छोड़ो के नारा को बुलंद किया था? आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के तहत भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मृत्यु रूप दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट। PYQ से क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी। 107 का हमारा आंसर है बी। आ जाते हैं 108, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये लोग नहीं थे इसमें। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह।
क्योंकि बंदियों को रिहाई के मुद्दे पर फरवरी 1939 में इस्तीफा दे दिया था सरकार ने। बाद में मार्च में इनको फिर से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाएं। आपको ये पता होगा कि गिरनार जो है गुजरात में है। अगर आपको इतना भी पता है तो सी का अगर 2 आप देखेंगे तो ये एक ही ऑप्शन में है, ए में। तो ए का 3 कर्ण सुवर्ण जो है पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद जो है बी का 4 प्राग ज्योतिष असम में है। इसके बाद जो है गिरनार आपका गुजरात में है और प्रतिष्ठान आपका जो है महाराष्ट्र में है। तो आंसर आपका हो गया 111 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग युग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? सबको पता होता है गार्गी, घोषा और अपाला तीनों हैं, तो आंसर हो गया नहीं पूछा है विश्व 12। 113 नंबर निम्नलिखित में, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप जानते ही हैं सुदर्शन झील। आप सिंपल भी अगर आप इसको करेंगे, आप इसको सिंपल भी करेंगे, ठीक है, तो आप इसको बना के ले जाएंगे कि एक आप चोल गंगलम झील देख रहे हैं तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। धर्म महामात्र की नियुक्ति आपको अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? आंसर होगा बहलोल लोदी, ठीक है, लोदी वंश का शासन भी ज़्यादा था। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, कौन पहले आया, कौन सा बाद में आया? अगर ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा कि सबसे पहले मौर्य है, इसके बाद शुंग है, इसके बाद कण्व है, इसके बाद कुषाण है। आंसर हो गया बी। 116 कौन सी तुलसीदास ने नहीं लिखी है? साहित्य लहरी जो है आपको सूरदास ने लिखी है, ठीक है, नहीं तो विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली तीनों जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 117। 117 का जो है आपको आंसर हो जाएगा बी। ए का जो है काबली बाग मस्जिद जो है बनवाया बाबर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इलाहाबाद का किला जो है बनाया है अकबर ने। और एतमाद उल दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, जेम्स अगस्टस हॉकी, यही हमारा आंसर है। ये गलत मैचिंग है, सुमेलित नहीं पूछा है। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, जो है इसमें आप मैच करा लीजिए। बाबर के बेटे का नाम था आपको कामरान, इसके बाद अकबर के बेटे का नाम था सलीम, शाहजहाँ के बेटे का नाम है मुराद, शाहजहाँ के बेटे का नाम मुराद और जहांगीर के बेटे का नाम है खुसरो। आंसर हो गया आपका 119 का आंसर है ए। 120 पे आ जाते हैं। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? यह है चतुर्थ। बौद्ध संगीति हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। 121 सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सदन में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ईयर गलत दे दिया है 1939। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए कट गया। आंसर आ गया 2 और 3। 1941 में घर से नज़रबंदी में भाग निकले थे। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1947 में भारत को की अस्थायी सरकार गठित की थी। दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? वो है कौटिल्य। बाकी ये तीनों जो दिख रहे हैं तीनों आचार्य हैं, नागार्जुन, शीलभद्र, शांति रक्षित। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसमें जो है सही कालानुक्रम आपको बताना है, ठीक है। 123 में आप देखेंगे कि राजा नंद कुमार को मृत्युदंड मिला था 1775 में। सालबाई की संधि हुई है 1772 में। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है 1799 में। तो सबसे पहला घटना है 3, सबसे पहला घटना है आपको 3। इसके बाद का घटना है थोड़ा सा बता दिया आपको एक बार फिर से। 123 का सबसे पहला का घटना हो गया आपका वांडीवास 1760। इसके बाद आपका जो है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड पहले मिला था। इसके बाद सालबाई की संधि हुई थी 1772 के आसपास और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। हाँ, अब ये करेक्ट है, आंसर हो गया ए। इसके बाद 124 निम्नलिखित में समाचार पत्रों में किसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ बिहार में? अखबार बिहार। आंसर सी। 124 का आंसर हो गया सी। 125 में आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए का 4 यानी आंसर
हमारा जो है 125 में 4 एक और ऑप्शन में होगा, तो ये और ये कट गया, तो 4 और 4। अब हमको बी का देखना है। आज़ाद दस्ता से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, बी का 1, यानी डी आंसर हो गया। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह, और कि बिहार किसान सभा में सहजानंद सरस्वती, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 निम्नलिखित में दिए गए 3 प्रकार समानता है और चौथा भिन्न है। भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी और पारदर्शी, ये तीनों एक ही जैसा होता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज़ करते हैं, अलग है। 127 स्प्रिंग को लिखा जा रहा है UNUFRC, तो मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। 127 मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ फिलहाल। 127 का आंसर है आपका बी आंसर है। इसके बाद 128 का आपका आंसर है डी ससुर है। इसके बाद 129 का आंसर है बी पूर्व दिशा में। 130 का आंसर है आपका ए मोहिंदर। 131 का आंसर है आपका डी सोलामा। 132 का आंसर है आपका बी 77। 133 का आंसर है आपका डी 9 और 50। 134 का आंसर है आपका ए। 135 का आंसर है आपका डी। 136 का आंसर। अब आते हैं 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो 136 का आंसर है 5 कांस्य पदक। कोसी लिंक में सी लिंक परियोजना से बिहार, तो कोसी आपको पता है अररिया पूर्णिया किशनगंज की तरफ है, तो आंसर होगा सी। देखिए कोसी पटना की तरफ है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। दरभंगा ये सब को कोई मतलब ही नहीं है, आंसर होगा अररिया की तरफ। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। 138 तेलुगु, मराठी, बंगाली, तीनों सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, डी आंसर होगा। नागी पक्षी अभयारण्य को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के किस संगठन ने मान्यता दी है, ये आपको है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 139 का सी। 140वें क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन किया गया था मधुबनी में, झंझारपुर में। इसके बाद 141 लूनर टल्लबाज मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ए आंसर। 142 अफ्रीकानायर से संबंध है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। इसके बाद उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, राजो की बाबरी, बी आंसर हो गया। 144 न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था, एरिक एडम्स। 145 यूरोपियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 145 का सी। 146 इसरो का GSLV F-15 मिशन बहुत चर्चा में था। NBS 2 उपग्रह से ले जाया गया, सही है। श्रीहरिकोटा का 101 मानी था, 100वां प्रक्षेपण था, इसलिए इम्पॉर्टेंट था। उपरोक्त में से एक से अधिक। 146 का आंसर डी। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, बहुत ही यहाँ पर एक गेम होता है ना ताश के पत्तों में, ब्लफ, बस यही ब्लफ चला है। आपको बस इतना पता है ना कि 18वां शिखर सम्मेलन G20 का भारत में हुआ है, तो आप देखेंगे कि 147 में कोई भी सही नहीं दिखेगा, उपरोक्त में से एक भी सही नहीं है। 148 बाकू में 2024 में बाकू में आयोजित UN का जो जलवायु सम्मेलन था उसमें विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है, सी आंसर। 149 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार करने वाले हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी इसको प्राप्त हुआ है, लेकिन बुकर प्राइज़ बहुत पहले मिला था, इतना लोगों के लिए याद रखना मुश्किल होता है। निम्नलिखित में नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। आंसर है याला ग्लेशियर। तो ये है आपका जो है आंसर की, और आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा कि हाँ, एक दो क्वेश्चन पे अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर डिफरेंट आंसर्स की में, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पे अगर डिफरेंस होगा तो मैं उसको एक वीडियो बना के, छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो बना के उसमें आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा फुल सोर्सेस के साथ। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मेरे हिसाब से ये आपके लिए मोस्ट एग्जैक्ट एंड मोस्ट करेक्ट आंसर की होने वाली है। इससे आप मैच करें,
ठीक है। अब मैथ्स करने के बाद आप कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है, मैं एक टेलीग्राम चैनल आप नोट कर ले, DSP उज्ज्वल उपकार। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है एक पोल भी कराऊंगा। उस पोल की मदद से फिर हम एक एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो 68, 69, 70, 67, इन सब में जो 70 का नहीं, जो भी प्रीलिम्स में सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनसे भी लगभग 2-2.5 हज़ार का ग्रुप है, ठीक है, उनसे मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका पेपर किस लेवल का गया है। इसके बाद मैं जो है आपको कटअप की वीडियो बनाऊंगा। डिफरेंट ओपिनियन लेने के बाद ही मैं जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार पोल मुझे अच्छे स्टूडेंट के मिलेंगे, तभी जाके मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं। फ़िलहाल अभी आपका अगला काम होना चाहिए कि आप 2 दिन का रेस्ट लें, बिल्कुल रेस्ट लें। अगर आप जनरल में हैं और अगर आपके मार्क्स 75 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, और 80 प्लस आ रहे हैं, तो आप सीयूईटी के साथ मेंस की प्रिपरेशन